फिलहाल की जियोपॉलिटिक्स यही है कि दुनिया का कोई भी देश या तो अमेरिका के साथ खड़ा है या फिर चीन के साथ। अमेरिका सुपर पावर है और चीन सुपर पावर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इन दोनों देशों की दुश्मनी के किस्से भी अब दुनिया की जबान पर हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब चीन की करीब 90% आबादी महज $2 में गुजर बसर करती थी और लाखों लोगों की मौत महज इसलिए हो गई थी कि चीन में खाना ही नहीं था। और तब अमेरिका ही वो देश था जिसने चीन की इतनी मदद की कि वो अब अमेरिका के लिए दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। यानी जिस चीन को अमेरिका ने अपने फायदे के लिए खड़ा किया, आज वही चीन अमेरिका की जड़ें काट रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं चीन के 70 साल के इतिहास की, जिसकी शुरुआत में तो वो बेहद कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब वो दुनिया की एक अहम महाशक्ति बन गया है। वैसे तो चीन हमेशा से ही एक बड़ा देश था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब चीन में गृह युद्ध हुआ तो उसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी। उसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ जेडोंग ने औपचारिक तौर पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की। लेकिन तब जापान के हाथों गुलामी और सिविल वॉर के बाद चीन काफी कमजोर पड़ चुका था। उस वक्त तक चीन की 80% जीडीपी खेती पर आधारित थी। यानी चीन उस वक्त राजनीतिक तौर पर तो कमजोर था ही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी काफी पीछे था। तो ऐसे में माओ ने अपने पहले 5 साल के लिए सोवियत प्लान को अपनाया। इसके तहत चीन के शहरों में हैवी इंडस्ट्री में खूब पैसा लगाया गया ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। लेकिन माओ को धीरे धीरे समझ आ चुका था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए चीन के गांवों में रह रही आबादी का इसमें सहयोगी होना जरूरी है। 1958 में माओ ने सोवियत प्लान को किनारे कर एक और 5 वर्षीय योजना लॉन्च कर दी। नाम दिया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसके तहत गांव के लोगों को खेती से हटाकर चीन की फैक्ट्रियों में झोंक दिया गया। बस यहीं पर माओ ने सबसे बड़ी गलती कर दी। चीनी फैक्ट्रियों में काम करने वालों की तादाद तो बढ़ गई, लेकिन खेती में लोग कम होते चले गए, जिसका नतीजा था साल 1959 का ग्रेट चाइनीज फेमाइन, जिसे 20वीं सदी का चीन का सबसे भीषण अकाल भी कहा जाता है। इसके चलते चीन में भूखमरी फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भीषण अकाल के चलते चीन में 1959 से 61 के बीच लगभग 15 से 55 मिलियन लोग मारे गए। माओ बहुत एम्बिशियस थे, तो उन्होंने सोचा कि हम बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और उन्होंने तरह तरह की चीजें की। रेड कार्ड्स उन्होंने लगा दिए और कई तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स लगा दिए कि जिससे कि प्रोग्रेस हो। लेकिन उससे प्रोग्रेस नहीं हुई, उससे तबाही हो गई और चाइना में 2 एक के बाद एक फेमिन्स आए और बहुत लोग मरने लगे। माओ के दौर में चीन एक क्लोज नेशन था। चीन की अर्थव्यवस्था का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1959 में चीन की जीडीपी महज $59 बिलियन थी और तब अमेरिका की अर्थव्यवस्था $543 बिलियन की थी। वजह भी साफ थी, चीन के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए बहुत कम खुले थे। यानी उस वक्त तक चीन हर चीज के लिए अपने भीतरी सोर्स पर ही निर्भर था। माओ के काल में ना तो कोई स्टॉक एक्सचेंज था और ना ही पश्चिमी देशों के साथ किसी तरह के रिश्ते बनाने पर जोर दिया गया। चीन के लोग दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे, जिसका सबसे बड़ा कारण माओ का कल्चरल रेवोल्यूशन भी था। इसके जरिए माओ की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वालों को सजाए मौत दी जाती थी। इस कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान कम्युनिज्म की जड़ों को गहरा करने की कोशिश की गई, लेकिन चीन की इकोनॉमी लगभग डूब चुकी थी और दुनिया ने चीन को तकरीबन भुला दिया था। और यहीं पर होती है अमेरिका की एंट्री। सडनली निक्सन चुनाव जीत गए और प्रेसिडेंट हो गए। जब वो प्रेसिडेंट हो गए तो सब लोगों ने सोचा कि ये हमारा ऑफिशियल लाइन है। जो ऑफिशियल लाइन नहीं था, उनकी पार्टी में काफी प्रोटेस्ट हो रहा था निक्सन की पार्टी में। लेकिन सब लोगों ने समझा कि कुछ चाइना को के साथ जोड़ना चाहिए। वो अमेरिका की मीटिंग में पहुंच गए
पाकिस्तान ने उनकी मदद की, यहया खान ने उनकी मदद की। वो लोग गए उस समय बांग्लादेश, तब बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान था, और वहां से वो लोग चाइना गए और वहां पर मीटिंगें हुई माओ के साथ। इस बीच में हम चाइना चले। चाइना में जब अमेरिका के लोग आने लगे, अमेरिका की थ्योरी आने लगी, तो चाइना में रिवोल्ट हो गया। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सोवियत यूनियन था और दुनिया शीत युद्ध झेल रही थी। सोवियत यूनियन के खिलाफ रणनीति के तौर पर अमेरिका ने गरीब चीन का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन पहुंचे और ऐसा करने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। माओ ने भी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन थोड़ा अलग हटकर। उन्होंने एक नई थ्योरी दी जिसे नाम दिया 3 वर्ल्ड्स थ्योरी। इसके जरिए माओ ने सपना दिखाया कि चीन के साथ ही दुनिया के दूसरे विकासशील देश, जो ना तो अमेरिका के साथ हैं और ना ही सोवियत यूनियन के साथ, वो मिलकर इन दोनों महाशक्तियों का मुकाबला करेंगे। लेकिन माओ का सपना पूरा हो पाता इससे पहले ही 9 सितंबर 1976 को उनकी मौत हो गई। माओ के बाद 1978 में चीन की सत्ता पर काबिज हुए डेंग शाओपिंग और इसके बाद चीन बदल गया। उसके हाव भाव बदल गए, उसके काम करने का तरीका भी बदल गया। डेंग शाओपिंग ने सत्ता संभालते ही ये साफ कर दिया था कि चीन में उनकी पार्टी शासन में किसी तरह की कोई ढील नहीं देगी, लेकिन चीन की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उनकी सरकार पश्चिमी देशों की तरफ हाथ जरूर बढ़ाएगी। बस यहीं से चीन की कामयाबी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। 1979 में डेंग शाओपिंग ने अमेरिका की यात्रा की और अमेरिका को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि चीन अब बाहरी निवेश के लिए तैयार है। उधर अमेरिका ने भी चीन को डिप्लोमेटिक तौर पर मान्यता दे दी। डेंग ने एक नए चीन की शुरुआत की और सोशलिस्ट मार्केट अर्थव्यवस्था का विचार पेश किया। इससे चीन की तरक्की का रास्ता खुल गया। चीन में पहली बार 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, जहां चीन की लाल फीताशाही को खत्म किया गया। कंपनियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई ताकि चीन की अर्थव्यवस्था में नई जान डाली जा सके। चीन की यह रणनीति सफल रही। इन 4 इकोनॉमिक जोन में से एक था शेंजन इकोनॉमिक जोन। 1980 में जब इस जोन की शुरुआत की गई तब इस इलाके की आबादी महज 60,000 के करीब थी, लेकिन 2016 आते आते ये जगह 1.25 करोड़ लोगों का घर बन गई है। और ग्रोथ की बात की जाए तो पिछले 36 सालों में यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी 24,000% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही कारण है कि पिछले 30 साल में चीन में ऐसे न जाने कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनकर तैयार हो चुके हैं। इन शुरुआती स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कंपनियों ने चीन की बड़ी आबादी का फायदा उठाया, जो कम तनख्वाह में ज्यादा काम करने के लिए तैयार थी। साथ ही इन जोन्स में इतनी टैक्स रियायतें दी गई कि चीनी कंपनियां दुनिया भर में सस्ता माल एक्सपोर्ट करने में कामयाब रहीं। इसका नतीजा हुआ कि चीन की इकोनॉमी 10 साल में लगभग दोगुनी हो चुकी थी। 1980 में चीन की जीडीपी जहां $191 बिलियन थी, वहीं 1990 आते आते चीन की जीडीपी $360 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। लेकिन अब भी चीन अमेरिका से काफी पीछे चल रहा था। 1990 में अमेरिकी जीडीपी $6 ट्रिलियन पर थी। हालांकि चीन ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए माओ के सिद्धांत को बेशक किनारे कर दिया था, लेकिन राजनीतिक तौर पर चीन अपने नागरिकों को किसी भी तरह की ढील देने के लिए तैयार नहीं था। इसका नतीजा था 1989 में बीजिंग की तियानमेन स्क्वायर पर हुआ नरसंहार। इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते चीन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। सस्ते लेबर के नाम पर चीनी लोगों का शोषण किया जा रहा था और इस ग्रोथ का फायदा सिर्फ चंद लोगों की जेबें ही भर रहा था। इसी को लेकर आम जनता में आक्रोश था और चीनी नीतियों के चलते इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। इसी के चलते बीजिंग में चीन के युवाओं ने तियानमेन स्क्वायर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और चीन में डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन 4 जून 1989 में चीनी सरकार ने विरोध की इन आवाज़ों को दबाने के लिए तियानमेन स्क्वायर पर कत्लेआम मचा दिया। इस कत्लेआम में हजारों लोग मारे गए। हालांकि चीन ने कभी मौतों का आधिकारिक आंकड़ा दुनिया के सामने नहीं आने दिया।
इस कत्लेआम के जरिए चीनी सरकार ने लोगों को यह संदेश दे दिया था कि कम्युनिज्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना मानवाधिकार का दंभ भरने वाले चीन के मुंह पर कालिक की तरह देखी जाती है। ज्यादा फ्रीडम के नाम पर फिर टाइनमेन मूवमेंट होने लगा और फिर टाइनमेन स्क्वायर की किलिंग्स हो गई, क्योंकि डेंग ने सोचा कि ये तो कंट्रोल नहीं होगा टाइनमेन स्क्वायर। करीब 30,000 लोग मार दिए डेंग की फोर्सेस ने टाइनमेन स्क्वायर में। उसमें देखा कि कई बटालियन साफ हो गई वहां की, चाइना की। तो चाइनीज ने सोचा कि इस बंदे ने तो हमारी ही बटालियन मार दी, तो बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा। इस बीच में डेंग ने बुश सीनियर को कहा कि हम तो मारे जाएंगे। तो बुश सीनियर ने स्टेटमेंट्स दी कि हम सपोर्ट करते हैं इनके स्ट्रांग एक्शन को, कि नहीं तो चाइना खत्म हो जाता। उन्होंने टाइनमेन स्क्वायर को फेवर करके वहां पर टोटल डिसिप्लिन ला दिया, और जो भी मारपीट हो रही थी, जो भी टेंडेंसीज थी टूटने की, वो टेंडेंसीज खत्म हो गई और भारी प्रोग्रेस चालू हो गई। एक तरफ जहां चीन में लोग मानवाधिकारों के लिए गोली खा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चीन में ऐसे लोग भी थे जिन्हें पॉलिटिक्स से ज्यादा पैसे में दिलचस्पी थी, और चीनी सरकार ने जल्द ही उन्हें खुश करने के लिए एक नया दांव खेल दिया। 19 दिसंबर 1990 को चीनी सरकार ने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज को फिर से ओपन कर दिया। 1928 में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद से लेकर 1949 तक ये स्टॉक एक्सचेंज एशिया की सबसे बड़ी इक्विटी मार्केट थी, जिसे 1950 में माओ के सत्ता में आने के बाद बंद कर दिया गया था। 1990 में इसे खोलकर चीन हंगरी के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा सोशलिस्ट नेशन बन गया जहां स्टॉक एक्सचेंज खोली गई थी। इस कदम के साथ चीन ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया था, जो चीन की ग्रोथ के लिए मील का पत्थर साबित हुई। अब लोगों की जेब में पैसा था और धीरे धीरे उनकी भरती जेबों ने तियानमेन स्क्वायर से छलनी हुए शरीरों का गम भुला दिया। चीन की इस बढ़ती रफ्तार में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का रहा, जिसने 1979 में चीन को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की, और साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यूएस चाइना रिलेशंस एक्ट 2000 पर साइन कर इस दोस्ती में नई जान डाल दी थी। अब बीजिंग के साथ अमेरिका के परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिश्ते थे, जिसके दम पर ही साल 2001 में चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जगह मिल गई। WTO में चीन की एंट्री आने वाले वक्त में अमेरिका को व्यापार के मामले में तगड़ा झटका देने वाली थी। डेंग ने ही चाइना को कन्विंस किया था कि हमें आप WTO में एंट्री दिलवाइए, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में बिके। और उन्होंने जबरदस्ती डेंग को यानी चाइना को एंट्री दिलवा दी। जब उन्होंने एंट्री दिलवा दी तो चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, चाइना की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल गई। इसका अपोजिशन हुआ अमेरिका में, उन्होंने कहा कि आप किसको एनकरेज कर रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज थी कि चाइना के हायर प्रोडक्शन का फायदा अमेरिकन कंपनियों को मिल रहा था। लेबर लॉस थे, वो क्रूअल थे, चाइनीज लेबर का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लेकिन माल उनका बहुत सस्ता हो गया। तो उस सप्लाई चेन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ अमेरिका का, बहुत ज्यादा फायदा हुआ चाइना का। 1980 से 2004 के बीच अमेरिका और चीन के बीच व्यापार $5 बिलियन से बढ़कर $231 बिलियन तक पहुंच चुका था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका की चिंताएं तब बढ़ने लगी जब अमेरिका का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगा, यानी चीनी कंपनियां अमेरिका को ज्यादा माल बेच रही थी। और इस ट्रेड डेफिसिट के चलते अमेरिका में 2001 से लेकर 2015 के बीच लगभग 34 लाख अमेरिकियों ने अपनी नौकरियां गंवाई। 2002 से 2004 के बीच भारत के विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा याद करते हैं कि 2003 में जब वो अमेरिकी दौरे पर थे तो उनकी मुलाकात व्हाइट हाउस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से हुई। सिन्हा बताते हैं कि कैसे बुश चीन के साथ अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को लेकर परेशान थे
और यशवंत सिन्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि फिलहाल भारत उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत अभी चीन के साथ ट्रेड सरप्लस में है। लेकिन भारत के लिए भी ये स्थिति आने वाले वक्त में बदलने वाली थी। हालांकि अमेरिकी कंपनियों के लिए दिक्कत ट्रेड सरप्लस नहीं, बल्कि चीनी कंपनियों द्वारा उनके प्रोडक्ट्स की कॉपी बनाकर बेचना था। चीन में महंगे वेस्टर्न ब्रांड्स की बनाई जा रही कॉपीज के चलते अमेरिकी कंपनियों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिसे रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने चीन के साथ कई समझौते किए। लेकिन आज भी दुनिया में जितने भी ब्रांड्स का नकली सामान बिकता है, उसका 85% हिस्सा चीन में ही बनाया जाता है। इनमें शामिल है नकली फ़ोन, नकली ब्रांडेड बैग्स, जूते, स्पोर्ट्स कंपनियों के नकली कपड़े और नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। एक अनुमान के मुताबिक चीन की डोमेस्टिक मार्केट में 20% के करीब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नकली हैं। खैर, चीन की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि चीन के लिए दुनिया ने तो अपने दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन चीन में अभी बाहर की कंपनियों के लिए बिजनेस करना आसान नहीं था। चीन की इकोनॉमी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ गई और साल 2005 में चीन की जीडीपी 2 लाख करोड़ को पार कर गई, जबकि अमेरिका अभी भी आगे था, जिसकी जीडीपी 13 लाख करोड़ पार कर चुकी थी। फिर आया साल 2008। दुनिया भर में मंदी का दौर शुरू हुआ। ये सदी की सबसे भयानक मंदी थी, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला दिया था। अकेले अमेरिका में 26 लाख लोगों की नौकरी गई, 18 लाख के करीब व्यवसायों को ताला लग गया और लाखों लोग घर से बेघर हो गए। अमेरिका के इन हालातों का चीन पर भी बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर ही निर्भर थी, जो बिल्कुल ठप हो गया। चीन की हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गईं और लाखों लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। हालात ये हो गए कि चीन के पैरामाउंट लीडर हू जिनताओ को अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए $586 बिलियन का बेल आउट देना पड़ा। हालांकि इससे चीनी कंपनियां फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और चीन ने पश्चिमी देशों के अलावा एशियाई देशों में भी एक्सपोर्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और चीन के लिए अगली मार्केट थी भारत। 2009 में चीन जहां 5 लाख के जीडीपी मार्क को पार कर चुका था, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था $1.34 लाख का आंकड़ा छू चुकी थी। वहीं अमेरिका 14.45 लाख करोड़ के साथ सबसे आगे था। खैर, चीन ने भारत की मार्केट में पैठ बनानी शुरू की, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2016 आते आते भारत ने चीन को सिर्फ $8.92 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि चीन ने भारत में $60.48 बिलियन का सामान बेचा, यानी $51.56 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। ये भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि चीन भारत में तो अपना माल डंप कर रहा था, लेकिन भारतीय कंपनियां चीन में सामान नहीं बेच पा रही थी। लेकिन ये स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। 2020-21 में चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होकर $44 बिलियन पर आ गया है, लेकिन ये डेफिसिट आज भी चिंता का विषय है। चीन जहां 1980 के बाद सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहा था, वहीं साल 2013 में उसकी पॉलिसी ने एक बड़ा शिफ्ट लिया। यह शिफ्ट आया शी जिनपिंग के चीन की सत्ता पर काबिज होने के बाद। अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर गरीब देशों का दमन करना शुरू कर दिया, जिसमें एशिया के कई गरीब देशों को अपना निशाना बनाया गया। इसे चीन का डेट ट्रैप भी कहा जाता है। आर्थिक तौर पर कमजोर देशों को पहले लोन देना, फिर उनसे अपनी शर्तों पर काम करवाना। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट अब चीन के कब्जे में है, वहीं जिबाउती के पोर्ट पर भी चीन ने अपना सैनिक ठिकाना इसी चाल के तहत बनाया। इन देशों को चीन ने पहले लोन बांटे, फिर जब ये देश वो पैसा चुका नहीं पाए तो इनकी जमीनों को हथिया लिया गया। पाकिस्तान तो चीन से लिए कर्ज के चलते पहले ही उसके नीचे दब चुका है। और रही बात अमेरिका की, तो अनुमान तो ये है कि चीन 2025 तक अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। एक्सपेंशनिस्ट नेचर तो चाइनीज का हमेशा से था, और अब शी जिनपिंग के आने से वो एक्सपेंशनिस्ट नेचर पढ़ने लगा और वो सारी दुनिया को ऑलमोस्ट कैप्चर करने लगा। तो शी जिनपिंग को लगा कि वो उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, जो उनकी जनता में बहुत ज्यादा उनके अंदर हैं,
उसको मैं सपोर्ट करूंगा। और उसी की वजह से फिर शी जिनपिंग की पॉलिटिक्स चालू हो गई, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिक्स एंड कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स। तो अभी तो इतनी ज्यादा पावर है चाइना की और इतनी ज्यादा पावर है शी जिनपिंग की, लेकिन उनका अपोजिशन चालू हो गया है। तो अब उसकी पॉलिटिक्स बदलेगी, कब बदलेगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन चीन की गलत विस्तारवादी नीतियों की ओर अब दुनिया ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। अमेरिका और यूके जैसे देश तो चीन के खिलाफ खड़े ही हैं, लेकिन भारत ने भी अब चीन की इन गलत चालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है।